कैसे? अरे बोलो, स्क्रीन दिख रहा है जल्दी। यस सर। ठीक। हाँ, तो कल मैंने होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन? कोई पार्टिकल एम मास का, है ना, वो वो जो है वो रेस्ट से चलना शुरू करती है, और जो है वो टाइम टी के बाद वो वी वेलोसिटी गेन कर लेती है। उसके बाद वो जो है वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलना शुरू करती है। किससे? कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलना शुरू करती है। ठीक है। तो इस टाइम पर 0 से 30 सेकंड के बीच वो कितना पावर उसने जनरेट किया है, वो अपने को पूछा था, है ना। उसमें 4 ऑप्शन दिए थे। अब वो क्या था, वो होमवर्क में था, बताओ इसका आंसर मेरे को। कैसे बना किसी से? सर उसका आंसर डी है। नहीं, ठीक है, आंसर अपने पास रखना। कौन सा? अभी मेरे पास नहीं है। इसमें भी नहीं है। एक सेकंड, मैं देख ही लेता हूँ क्वेश्चन को। तो यहाँ पर मिल गया। Say the particle of mass m starting from rest undergo uniform acceleration with the speed acquired in time t is v। टाइम t के बाद जो है v स्पीड जो है पकड़ ले रही है, पावर डिलीवर्ड बाय पार्टिकल। ठीक है। तो पार्टिकल, इस पार्टिकल जो है उसके पास कितना पावर जनरेट की है। तो यहाँ पर भैया अगर वो उसके पास क्या बोलते हैं, टी टाइम के बाद जो है 0 से स्पीड उसकी बढ़ के v हो जा रही है, तो उसके पास इस टाइम पे एनर्जी या जो वर्क डन है, वो सिर्फ उसके पास एक ही एनर्जी है, जो कि होगी हाफ वी स्क्वायर, जो कि होता है काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि वो चल रही है ना, तो उसके पास वर्क डन तो कर नहीं रही है, तो उसके पास जो एनर्जी है वही वर्क डन के फॉर्म में रहेगा। उसके अलावा ये हो जाएगा उसकी एनर्जी, ये हो जाएगा एनर्जी, है ना, अपॉन टाइम। क्लियर है? तो ये हो जाएगा कितना, हाफ वी स्क्वायर अपॉन तुम्हारा टाइम हो जाएगा। हम्म ये हो जाएगा हाफ हाफ एम वी स्क्वायर बाई टाइम। क्लियर है? तो ये हमारा मैच कर रहा था ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है। सिंपल सा सवाल था, नीट में दिया था इसको। तो इस टाइप से वर्क एनर्जी जो पावर थे, इसके क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गए हैं। ठीक है, खत्म हो गए हैं। उसकी प्रैक्टिस शीट जो है आज के आज मैं डालूंगा, उसको आज ही बना लेना, और उस पर डाउट हो उसको मेरे को पूछ लेना। ठीक है। आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अपन, रोटेशनल। और रोटेशनल से पहले हमारा कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं अपन सेंटर ऑफ मास। ठीक है। वैसे सेंटर रोटेशनल के अंदर ही आता है सेंटर ऑफ मास, सीबीएसई में। लेकिन आईसीएससी में इसको अलग से चैप्टर है, सेंटर ऑफ मास जो है उसको अलग से एज अ चैप्टर दिए हैं। तो अपन ये मान के चलेंगे कि वो अलग से चैप्टर है, और वैसे अलग से देना भी चाहिए उसको। ठीक है, क्योंकि जब उसका क्वेश्चन आता है ना, तो वो अलग टाइप से ही आता है, मिक्स होके नहीं आता वो। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के सेपरेट क्वेश्चन बनते हैं। अभी देखना, क्वेश्चन देखते जाओगे तो पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। ठीक है। हाँ, तो देखते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, देखो जो सेंटर ऑफ मास जो है, ये जो सेंटर ऑफ मास है वो कुछ नया चीज नहीं है। सेंटर ऑफ मास कुछ नया चीज नहीं है। ये जो है, अगर सेंटर ऑफ मास जो है वो एक लोकेशन है और कुछ नहीं। ये जो है, ये एक लोकेशन है, और ये जो लोकेशन है वो एक इमेजिनरी लोकेशन है। इमेजिनरी लोकेशन है जहां पर किसी ऑब्जेक्ट के हम टोटल जो मास रहता है उसको हम सेंटर्ड मान सकते हैं। ठीक है, अपन मान के चलते हैं कि जो ओवरऑल मास जो है ना, वो एक फिक्स पॉइंट पर ही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कुछ ये अजीब टाइप का एक ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जितना भी मास है, सपोज इसका कैपिटल एम इसका मास है, तो इसका जितना भी मास है उसको हम ये मान के चलते हैं कि किसी एक फिक्स लोकेशन पर सभी मास जो है आगे ऐसे सेंटर्ड है। ठीक है, ये होता है सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। क्लियर है? तो ये होता है सेंटर ऑफ मास, जहां जहां किसी ऑब्जेक्ट का टोटल मास जो है वो सेंटर्ड होता है, ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं। जैसे हमारा सेंटर ऑफ मास जो है ये वाले लोकेशन पर कहीं पर आता है, ठीक है, जहां पर नाभि आता है इस वाले लोकेशन पर। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन करके निकाला गया है इसको, फिक्स लोकेशन नहीं है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा हाइट जो है मेरा कम है, मेरे से ज्यादा हाइट अगर होगा तो और कहीं पर होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हाइट के अकॉर्डिंग, बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास जो है वो चेंज होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास जो है वो हम दो टाइप से फाइंड करते हैं। तो पहला जो है कंटिन्यूअस बॉडी पर करते हैं और दूसरा डिस्क्रीट बॉडी पर करते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास जो है वो हम दो टाइप की बॉडी पर करते हैं। तो सबसे पहला हम करते हैं डिस्क्रीट बॉडी पर। डिस्क्रीट बॉडी मतलब फैला हुआ है, एक इधर एक मास इधर, एक मास इधर, एक मास इधर, एक मास इधर, ऐसा फैला हुआ रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट मास, डिस्क्रीट मास। और दूसरा हम निकालते हैं कंटिन्यूअस मास पर, कंटिन्यूअस मास पर। डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं इसको, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं असतत द्रव्यमान वितरण और इसको बोलते हैं सतत द्रव्यमान वितरण। ठीक है, अब इन पर ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है निकालने के कई तरीके हैं। ठीक है, जैसे अब इसमें देखो, ये एक पेन है, ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हर एक पॉइंट पर छोटे 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 मास जो कंटिन्यू एकदम बिखरे हुए हैं, है ना, हर एक पॉइंट पर है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ यहाँ है कुछ यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास वो लोकेशन है, सेंटर ऑफ मास जो है वो लोकेशन होगा यहाँ पर जिसमें इसका टोटल मास जो है वो सेंटर्ड होगा। ठीक है, ऐसे निकालने के लिए निकालते हैं कि ऐसे लोकेशन देखते जाओ जहां पर ये ऐसे रुक जाए आपके। तो यहाँ पर देखो ये पेन यहाँ पर रुक गया है। ठीक है, तो अपन ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास, अब यहाँ पर इसका मास है तो यहीं पर ग्रेविटी एमजी लगा है, और यहीं पर चूंकि तुम रोक के रखे हो इसको यहीं पर, इसलिए ये जो है चुपचाप रुका हुआ है सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? ये है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास जो है वो याद रखना, हैवी हैवी वेट जिसके पास रहता है उसके पास जाता है। जैसे कि इसका ढक्कन लगा तो देखो इसके पास आ गया, ढक्कन अगर मैं निकाल दूं ना तो लोकेशन अब ये नहीं रहेगा, देखो पहले लोकेशन ये था लेकिन अब गिर रहा है, ध्यान से देखो गिर रहा है, अब इधर सरकाना पड़ेगा क्योंकि मास जो है ना वो बदल गया है, इस तरफ ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो ये जो है वो थोड़ा इस तरफ चल जाए, अब देखो सरक गया। वही अगर देखो इसको मैं पकड़ लिया हूँ, अब मैं ढक्कन लगा रहा हूँ। ठीक है, ये ये ढक्कन को लगा दिया, अब यहाँ पर रुकेगा ही नहीं है, ये गिर जाएगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास इधर सरक गया है। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो लोकेशन है, उसको फर्क पड़ता है कि मास कहाँ 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 बैठे हुए। क्लियर है? अगर कोई भी एक मास अपना लोकेशन बदल देता है तो सेंटर ऑफ मास अपनी लोकेशन बदल देता है। क्लियर है? तो ये है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास जहाँ पे एमजी नीचे लगा उसको मैं रोकने के लिए यहाँ नॉर्मल डायरेक्शन वहीं पर दे रहा था, इसलिए रुक गया। यहाँ पर रखता तो क्या होता, नॉर्मल डायरेक्शन में इधर दे रहा हूँ लेकिन ग्रेविटी तो इधर लग रही है, सेंटर ऑफ मास पे लगती ग्रेविटी हमेशा, तो यहाँ पर वो खींच रही थी इसलिए ऐसे करके रोटेट कर दी वो। क्लियर है? तो ये है डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन का देखेंगे। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका हमें नहीं करना है, इसका हमें कुछ कुछ डेटा याद रखना है बस, नीट के लिए उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो डिस्क्रीट मास के लिए सेंटर ऑफ मास जो है उसका एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, जो कि है, जो कि देखते हैं अभी। मान लो ये कोई 3D है, ये 3D में ये कोई ओरिजिन है 0 पर। ठीक है, यहाँ पर कोई दो मास है, सपोज यहाँ पर कोई मास m1 है और यहाँ कहीं पर मास m2 है। क्लियर है? इसका जो लोकेशन है, इसका लोकेशन मान लो ओरिजिन से मान लो R1 पर है, R1 पर, और इसका जो लोकेशन है मान लो ओरिजिन से कहां पर है, R2 वेक्टर पर। क्लियर है? तब अगर ये दोनों सिस्टम का अगर सेंटर ऑफ मास निकालना रहे, R सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू निकलता है, मास पहला मास उठाओ बीच का डिस्टेंस R1 प्लस दूसरा मास उठाओ बीच का डिस्टेंस R2 अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2, फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, जब ओरिजिन से अपन नापेंगे तो इस टाइप से फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्लियर है? इस टाइप के फॉर्मूले का अपन यूज करेंगे। ठीक है, जैसे सिंपल तो मैं सवाल ले लेता हूँ इसको। ठीक है, जैसे मान लो एक जो है इधर, मान लो इधर जो है वो तुम्हारा है 6 kg का। ठीक है, और इससे 6 kg से मान लो इधर 2 मीटर के डिस्टेंस पर है, 2 मीटर के डिस्टेंस पर है यहाँ मान लो 4 kg के मास। क्लियर है? अब इसका सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है, ठीक है, ये दोनों एक सिस्टम है दो मास का,
इसका अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है इसका, तो यहाँ पर इसका जो आर सेंटर ऑफ मास निकलेगा वो निकलेगा। अब देखो यहीं पर ओरिजिन मान लो, तुम लोग मालूम है, यहीं से शुरू कर दो, ठीक है, यहीं से नापना शुरू कर दो 6 से। अब क्या होगा, इसका मास 6 इंटू इसका लोकेशन तो 0 हो गया, सही है, प्लस m2 4, इसका डिस्टेंस कितना 2 मीटर अपॉन m1 प्लस m2। तो r सेंटर ऑफ मास जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 4 to the 8 अपॉन 10, मतलब ये हो जाएगा कितना 0.8 मीटर। समझ में आया, देखो कहां पर जाएगा 0.8 मीटर पर, देखो एग्जैक्टली बीच 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, 1 मीटर, ये तो बीच जब दोनों बराबर रहता तो बीचों बीच रहता, लेकिन ये अब देखो ये बड़ा है तो 1 से कुछ कम है, देखो 0.8 है, तो यहाँ कहीं पर सेंटर ऑफ मास जो है वो लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर होगा, थोड़ा खे की तरफ के आएगा। क्लियर है, एक लकड़ी देखना, एक तरफ ज्यादा मास रखना, एक तरफ कम मास रखना, ज्यादा मास वाले की तरफ लकड़ी सरक जाएगा सेंटर ऑफ मास जब बैलेंस होगा तो, ठीक है। बोलो आएगा समझ में, हाँ यस सर। बच्चे, बढ़िया। देखो ये बांसुरी है ना, क्या ऊपर, अच्छा नहीं दिख रहा है क्या, अरे यार लेकिन ये इसको देखो, इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ रखने का, 2 उंगली में रखता हूँ, हाँ 2 उंगली ज्यादा ज्यादा, ये देखो यहाँ कहीं पर आ रहा है। अब इसको अगर देखें तो ये लगभग लगभग अपने को बीचों बीच दिख रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पर तुम मास रख के देख लो कोई सा भी, ठीक है, ये यहाँ पर आ रहा था, अब इधर अगर मैं कर दूंगा तो इधर सरक जाएगा, है ना, इधर सरक जाएगा, तो इसके लिए मेरे को इसको इधर सरकाना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा, मेरे को सेंटर ऑफ मास को सरकाना पड़ेगा, देखो सेंटर ऑफ मास सरक गया मास आने से, ठीक है। तो मास बढ़ाओगे तो सेंटर ऑफ मास जो है उसी की तरफ सरक जाता है, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, m1 उसका डिस्टेंस, m2 उसका डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टोटल मास, क्लियर है। सवाल बहुत बड़े अच्छे अच्छे आते हैं इसके, नीट 2009 AIPMT। सवाल क्या बोला देखो, 2 ऑब्जेक्ट है, एक है यहाँ पर जो कि है 1 किलो का, इसका लोकेशन हमें दिया था I प्लस 2J प्लस K, इसका लोकेशन हमें दिया हुआ था, ये था 3 किलो का, इसका लोकेशन था, -3I -2J प्लस K, ठीक है। इनका निकालना था सेंटर ऑफ मास, ऑप्शन हमें दे रखे हैं, A -2I -J प्लस K अपॉन -2I -J -2K, किसी को ऑप्शन अगर आ रहा है तो मैच कर लो जल्दी से बना के, प्लस J प्लस K, ऑप्शन डी है -2I प्लस 2K, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो ये जो डिस्टेंस है कहाँ से, ओरिजिन से ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आई के तो ओरिजिन से ही है ना, तो सिंपल है ना, आर सेंटर ऑफ मास निकाल लो, आर सेंटर ऑफ मास निकलेगा, मास 1 kg, लोकेशन I प्लस 2J प्लस K प्लस मास 3 kg -3I माइनस, सीधा मल्टीप्लाई कर दूं क्या, ऐसा कर दूं, -9I 3 to the 6 -6J 3 1 the 3 K अपॉन टोटल मास 1 + 3 4, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आर सेंटर ऑफ मास निकल के आएगा I प्लस 2J प्लस K -9I -6J प्लस 3K अपॉन ये हो जाएगा 4। नाउ आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू निकल कर आएगा I और 9I -8I, ठीक है, 2J -6K -4K 4J
के प्लस 3 के प्लस 4 के अपॉन 4, 4 से काटो सबको बारी बारी से, ये हो जाएगा -2i माइनस जे प्लस के, -2i माइनस जे प्लस के, -2i माइनस जे प्लस के, ऑप्शन ए। क्लियर है क्या सभी को? यस सर। अगला 2012, हाँ 2012 में 3 मास का सिस्टम था, कोई दिक्कत नहीं है। एक मास यहाँ पर था जो कि 300 ग्राम का था, ठीक है। दूसरा मास यहाँ कहीं पर था जो कि 500 ग्राम का था। तीसरा मास यहाँ कहीं था जो कि 400 ग्राम का था। उसके अलावा इसका लोकेशन ये ओरिजिन पर खड़ा था 0 पर, ये खड़ा था x इक्वल टू 40 सेंटीमीटर पर, और ये था x इक्वल टू 70 सेंटीमीटर पर, यहाँ पर था लोकेशन, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की पूछा है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। आर सेंटर ऑफ मास की पूछा था। ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन ए है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नया कुछ चीज नहीं है, 3 मास का सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला जानते हैं M1 R1 M2 R2 M3 R3 अपन टोटल मास कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जितने भी मास, ठीक है। फॉर्मूला फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। आर सेंटर ऑफ मास, ठीक है। पहला मास 300, लोकेशन इसका 0 है, प्लस दूसरा मास 500, लोकेशन इसका है 40, प्लस तीसरा मास 400 ग्राम, लोकेशन इसका है 70। सभी ग्राम में दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको जैसा वैसा अपॉन टोटल मास 300 प्लस 500 प्लस 400, तो आर सेंटर ऑफ मास जो है निकल के आ गया। तो गया 500 इंटू 40 कितना हो जाता है, 5 20 20 और 1 2 3 0, सही है, प्लस 28 3 0, सही है। अपॉन कितना हो जाएगा, 5 3 8 4 1200, जोड़ो 28 और 20 48, 48 1 2 3 0 1200, 2 0 से 2 0 खत्म, 12 चौक 48 40 आएगा, सही है। 40 है ऑप्शन पहले की। क्लियर है? तो ये है सवाल तुम्हारा 2012 का, ठीक है। इससे एकदम बहुत कठिन टाइप के सवाल नहीं आता, ठीक है। इससे थोड़ा सा लॉजिकल आता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना रहता है, बाकी तो फॉर्मूला बेस ही आता है वैसे लिखने। क्लियर है क्या? बोलो भैया। यस सर। ताजा ताजा 2020 का सवाल है, देखो। एक है 5 केजी, एक है 10 केजी, एक है 5 किलो, एक है 10 किलो, ठीक है। अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है तुम्हारा 1 मीटर। बहुत खूब, ठीक है। सवाल ये है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम पार्टिकल इज नियर बाई एट डिस्टेंस। सेंटर ऑफ मास देखो, अब यहाँ पर क्या बोला मालूम है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास नियर बाई 5 केजी वेट, मतलब सेंटर ऑफ मास जो है वो 5 किलो से कितना दूर पर है, ठीक है, या 5 किलो वाला जो वेट है ना उससे कितना पास है। कहने का अर्थ ये है कि यहीं से नापो, वही बोल रहा है, ठीक है। यहीं से नापो बोल रहा है बस वो। ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन ए जो है वो है 33 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी जो है वो है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी जो है वो है 67 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी इज 80 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट कुछ खास नहीं है, मेन सवाल ये है 5 से नापना है, 5 को 0 पर रखो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आर सेंटर ऑफ मास जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 5 0 पर है प्लस 10, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर करो ना, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद दोनों का वेट 15। क्लियर है? आर बराबर कितना निकल, ये खत्म, ये कितना निकल जाएगा, 1000 बटे 15,
500/3। क्लियर है? आर बराबर कितना? 3 1 3। ठीक है, तो 3 1 3 हो गया, बचेगा 220। ठीक है, 3 6। एक सेकेंड, इसको अभी चेंज नहीं करते, 1 मीटर पर ही रहने देते हैं। ठीक है, अभी 1 मीटर पे ही रहने दो। अरे मतलब तो एक ही है, 1 मीटर पे रहने दे। तो आर बराबर कितना निकलेगा? ये निकलेगा 10/15। 5 2 5 3। आर बराबर कितना निकला? ये निकला 3। तुम्हारा 0.666 जाएगा, 67 जाएगा मीटर में। अरे वो तो गया फिर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सही है, तो ये हो जाएगा 0.67 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू 67.7 समथिंग, ऐसे जाएगा 67.666। तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आसपास यही। बोलो आया क्या समझ में? तो 5 जो है उसे 0.67 मीटर या 67 सेंटीमीटर पर है। क्लियर है? और सही भी है ना, 10 वाले के पास जाएगा ना, ये तो बीचों बीच हो गया 50 50, ये 60 60 से कुछ आगे चल जाएगा वो। क्लियर? आया क्या समझ में? हाँ सर। देखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, कंटिन्यूअस बॉडी जो है, कंटिन्यूअस बॉडी जो है वो भी दो टाइप का होता है। एक तो होता है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ये ना, सिमेट्रिकल, और दूसरा होता है एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब समझ में आ गया ना, दो सिमेट्री होगी, जैसे कि ये एक दोनों तरफ बराबर सिमेट्री। ठीक है, ये और यही इसको ऐसे तोड़ देता हूं मैं, अब एसिमेट्री हो जाएगी, बराबर थोड़ी है सब तरफ। ठीक है, सिमेट्री मतलब जैसे एकदम एक स्फीयर, ये हो गया तुम्हारा, वो सर्कल हो गया सिमेट्री, सब तरफ बराबर प्लेन में। ठीक है, जैसे कि एक लेंथ का रॉड हो गया, ये सब सिमेट्री है, सिमेट्रिकल। ठीक है, असिमेट्रिकल मतलब ये कुछ भी, एसिमेट्रिकल कहीं से भी काटो कोई बराबर ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो एक होता है सिमेट्री, एक होता है एसिमेट्री। एसिमेट्री, ठीक है, एसिमेट्री। देखो, सिमेट्रिकल जो बॉडी रहेगा, सेंटर ऑफ मास उसके बिल्कुल सेंटर पर रहता है। ठीक है, सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पर जो है, सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट पर रहेगा। क्लियर है? इसको हमें निकालना नहीं है। ठीक है, और उसको जो है, उसको कुछ छूना भी नहीं है, वो सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, एसिमेट्री अगर अगर एसिमेट्री अगर आए, पहले आईआईटी में आता था इस टाइप के सवाल, जिसमें उस पुटांग ऑब्जेक्ट रहता था, उसको अपने को इंटीग्रेट कर करके निकालना रहता था। ठीक है, इंटीग्रेट करके निकालना रहता था। एसिमेट्रिकल जो है, उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज, वैसे फॉर्मूला दोनों में यूज होगा, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना, ध्यान से। आर सेंटर ऑफ मास, ये क्या निकलता है? देखो, जैसे M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3, ऐसे ऐसे MN RN ऐसे जाएगा, अगर N पार्टिकल्स है तो होगा। अपॉन इसका मास कितना होगा? M1 प्लस M2 प्लस M3, ऐसे 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 Mn होगा टोटल मास। क्लियर है? ऐसे ऐसे जाएगा। तो इसको इसको देखो, ये सभी सभी को या तो सबको जोड़ दो, या तो जोड़ने का एक अच्छा तरीका अपने पास है, जिसको आप अपन बोलते हैं इंटीग्रेशन, है ना। तो आर सेंटर ऑफ मास जो है वो अपन निकालते हैं इंटीग्रेशन ऑफ आर विद डीएम। ठीक है, जितना भी दूरी है उसका डीएम 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 के रेस्पेक्ट में क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो अपॉन टोटल ऑफ मास। ये है फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला से अपन निकालते थे पहले कभी। ठीक है, उसी से ये भी निकलता था। सिमेट्रिकल अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके बिल्कुल सेंटर पे होगा। मैं कुछ कुछ लिखा दे रहा हूं, जैसे कि तुम्हारा पहला पहला जैसे कि मान लो ये है सेंटर, ये। ठीक है, तो ये अगर स्फीयर है मान लो, स्फीयर, तो इसके बिल्कुल सेंटर पे रहेगा।
समझ में आ रहा है क्या सेंटर में? ठीक है, जैसे कि रॉड वगैरह हो गया, रॉड वगैरह, रॉड एल लेंथ का, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ निकलेगा? बिल्कुल इसके L/2 पर निकलेगा, जो कि सेंटर है। क्लियर है? वैसे ही कुछ कुछ यहाँ पर लिस्ट है मेरे पास, उसको मैं लिखा दे रहा हूँ। जैसे अब देखो, जैसे कि सॉरी, 2D अगर कोई ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट, देखो ये रॉड है, उसको अगर मैं ऐसे मोड़ दिया, सेमी सर्कुलर रॉड है ये जो रॉड है ना, उसको सेमी सर्कल में अगर मैं मोड़ दिया, ये समझ में आता है क्या है? ये रॉड है, उसको ऐसे मोड़ दिया सेमी सर्कल में, एक सर्कल का हाफ बना दिया। क्लियर है? अगर जो सर्कल है उसका रेडियस अगर मैं आर ले लिया, तब इसका जो सेंटर ऑफ मास निकलता है ना, सेंटर ऑफ मास, उसका लोकेशन रहता है 0,2r/पाई। 2r/पाई मतलब देखो, यहाँ पर लोकेशन इसका एक्स एक्सिस में 0 रहेगा, यहीं से नापना है। ठीक है, एक्स एक्सिस में 0 इसी लाइन पे रहेगा, ये इसी लाइन पे, और वाई में इतना उठा रहेगा, इतना 2r/पाई। ठीक है, 2r/पाई उठा रहेगा यहाँ पे ऊपर। क्लियर है? तो यहाँ से यहाँ की ऊंचाई जो है ना, वो है तुम्हारा 2r/पाई। क्लियर है? और लोकेशन यही सेंटर से निकला है। समझ में आया क्या? ठीक है, उसके बाद वो उधर वाले को मिटा रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेके। इधर अगर मैं बात करूं, अब अगर मैं डिस्क ले लूं यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्क, चौथा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म ये हाफ डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क बोलते हैं इसको, सेमी सर्कुलर डिस्क। अगर पूरा सर्कल रहे तो सेंटर में ही आएगा ना, है ना? तो ये डिस्क मतलब ये ऐसे चक्की जैसे, और ये इसका सेमी सर्कुलर, ये ऐसे हाफ। ठीक है, तो इसका जो निकलेगा, अगर रेडियस अगर आर हो तो इसका भी निकलेगा 0,0, ये निकलेगा 4r/3 पाई। बस जानकारी रख लो, क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है इसका न्यूट में। ठीक है, उसके अलावा तुम्हारा है, स्फेयर में तो बीच में ही होता है, हेमिस्फेयर में क्या होगा देखो। ठीक है, ये है फॉलो हेमिस्फेयर। फॉलो मतलब खोखला, हेमिस्फेयर, स्फेयर ले लो गोला, उसका आधा। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ होगा, ये, और ये ऐसे कुछ कटोरी जैसे। ठीक है ना, ये, ठीक है, ये, तो इसका जब देखोगे लोकेशन तो कुछ नहीं है, सेंटर इसी लाइन पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर मास बराबर है, इधर मास बराबर है, तो ये जो है वो इस लाइन से आगे बढ़ने वाला है नहीं। अगर इधर मास बराबर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, तो उस तरफ बढ़ेगा वो। समझ में आया? दोनों तरफ मास बराबर है तो इसी लाइन पे रहेगा, ये बात तो तय है। लेकिन अगर ऊपर मास नीचे मास बराबर रहता, तब ये बीचों बीच रहता इस लाइन में भी, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए ये इस लाइन पे तो रहेगा, लेकिन ऊपर नीचे वो चेंज होगा मास के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इसका जो लेंथ है ना, वो r/2 ऊपर जाएगा। यहाँ से सेंटर से चढ़ो r/2 पर, यहाँ पर मिलेगा सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? ये है। उसके अलावा ट्रायंगुलर लेमिना, ट्रायंगुलर लेमिना कुछ नहीं है, ट्रायंगल ही है। तो अगर ट्रायंगल कुछ ऐसे मिल जाए, ये ट्रायंगल ऐसे मिल जाए जिसका लेंथ जो है ए हो, और इसकी जो हाइट हो वो बी हो, तब इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ मास इसका जो है वो एक्स में आएगा तुम्हारा 2a/3 डिस्टेंस पर, 2a/3 डिस्टेंस पर, और वाई में आएगा 2b/3 डिस्टेंस पर। क्लियर है? एक्स एक्सिस में कितना है, ये देखो, ये कितना है, ये 2a/3, 2a/3 20, मतलब 0.6, मतलब ये ए है ना, उससे 0.6 मतलब ये हाफ हो गया, उससे कुछ कम, ये वाले लाइन पर,
ठीक है। और बी का देखो कितना, 2a/3 बी में भी, तो इसका भी कुछ कम, हाफ, हाफ से कुछ कम इधर कहीं यहाँ कहीं पर आएगा सेंटर ऑफ मास। समझ आया? तो ऐसे लोकेशन ढूंढते हैं, एक्स में इतना, ये इतना, और वाई में इतना, ये इतना, ये यहाँ कहीं पर सेंटर ऑफ मास मिलेगा। क्लियर है? तो है। उसके अलावा लास्ट लिखा देता हूँ कोण, लास्ट लिखा दे रहा हूँ कोण। कोण भी दो टाइप का होगा, अगर अगर मिटाई देता हूँ यार इसको। हाँ, तो सातवां, अगर हॉलो कोण रहा, हॉलो कोण, ठीक है, ये है हॉलो कोण। ये है हॉलो कोण। ये अगर इसकी हाइट अगर एच है, तो हमें सबसे पहले नो डाउट इसी लाइन पर रहेगा, क्योंकि इस तरफ इधर का मास बराबर है, इसी लाइन पर रहेगा। मेन मसला ये है कि ये कौन से हाइट पर मिलेगा, तो इसकी जो सेंटर ऑफ मास है ना, यहाँ हाइट h/3 हाइट पर मिलता है, h/3 हाइट पर। क्लियर है? वही जब सॉलिड कोण में आओ, सॉलिड कोण में आओ, सॉलिड कोण में अगर देखें तो यही सेम, अगर हाइट h लेते हैं तो नो डाउट फिर से एक ही लाइन में आएगा। हाइट जो है, हाँ, हाइट जो है h/4 थोड़ा नीचे आ जाएगा, नीचे मास बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कुछ कुछ ऑब्जेक्ट में। समझ आया क्या? हम्म, बोलो भाई। हाँ सर। अगर समझ आया तो स्वागत है आपका सवाल में। दो ठो रॉड है, एक जो रॉड है ना, उसकी जो लंबाई है ना, एक जो रॉड है उसकी जो लंबाई है, एक जो रॉड है उसकी लंबाई है 2l, और इसका जो मास है वो है 2m। अब दूसरा रॉड जो है, इससे ऐसे रखा गया है, एक दूसरे को ऐसे जमाया है, इसकी जो लंबाई है वो l है, इसका मास जो है वो m है। ठीक है, तो ऐसा रखते हैं। इसका अपने को निकालना है पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, ऑप्शन ए है हमारा l/2, 2l/3। ऑप्शन बी है l/4, 2l/3। ऑप्शन सी है l/6, 2l/3। ऑप्शन डी है l/6, l/3। देखे? हम्म, देखो ये जो रॉड है वो टोटल लेंथ कितना है, 2l है। 2l है तो नो डाउट इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर आएगा, मतलब यहाँ से कितने डिस्टेंस पर आएगा, l डिस्टेंस पर। अरे 2l है तो हाफ उसका, l डिस्टेंस पर इसका सेंटर ऑफ मास आ रहा है। मतलब ये अपन ये मान के चल रहे हैं कि ये जो 2m मास है ना, ऐसा है, 2m जो मास है ना, 2m जो मास है ना, वो यहाँ से सेंटर से, यहाँ से कितने दूरी पर है, l पर। सही है, रॉड से कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ पर अगर इसका सेंटर ऑफ मास देखे तो ये बीचों बीच ऐसे नहीं है, ये यहाँ से कितने दूरी पर है, ये l/2। तो अपन इससे ये मान के ठीक है करेंगे।
हाँ ये समझ आया क्या? ये 2m मास का सेंटर रहेगा एल पर, बिल्कुल हाफ बीचों बीच रहेगा। तो अपन ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर ओरिजिन ले लो, यहाँ पर ओरिजिन ले लो, ये ओरिजिन से ये जो है एल पर 2m मास है और इससे L/2 पर m मास रखा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये मान के चले। अब ये दोनों का निकालना आसान है ना, ये दोनों का निकालना आसान है। अब सेंटर ऑफ मास जो है दोनों का अलग अलग निकलेगा, एक्स एक्सिस का अलग, वाई एक्सिस का अलग। ध्यान से देखो, इसका कोऑर्डिनेट लिखो, इसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में है L/2 और वाई में है 0। ठीक है ना, इसका कोऑर्डिनेट एक्स में बस तो है, वाई में कहाँ है? इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स में 0 है और वाई में है ये L। हो गया, हो गया, क्लियर है क्या? चलो अब सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस का लिख ले। तो देखो मास, मास m, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट L/2 प्लस मास एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल मास। ये आया क्या समझ में? आ गया पक्के से? तो एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे? ये हो जाएगा mL/2, ये तो 0 हो गया, अपॉन ये हो जाएगा कितना? 2m और m 3m हो जाएगा। तो ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ml अपॉन 3 टू 6 m से m कैंसल। तो एक्स एक्सिस का जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा L/6। ठीक है, एक्स एक्सिस पे कितना आ गया? L/6। वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट देख ले, सेंटर ऑफ मास इन वाई एक्सिस, मास m, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 0 प्लस मास 2m, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है L अपॉन टोटल मास 2m प्लस m 3m। तो आर वाई एक्सिस का कितना निकलेगा? ये तो गया, ये हो जाएगा 2ml अपॉन 3m, m से m खत्म, ये हो जाएगा 2L/3 y के लिए, L/6 2L/3, ऑप्शन नंबर सी। बोलो आया क्या समझ में? हाँ एक बार हाँ सर। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ठीक है, तो अपन ये मान के चल इसका मास था 2m, लेंथ था 2l, l पर रहेगा सेंटर ऑफ मास, 2m जो पूरा है वो अपन मान के चल रहा है l पर है, ऐसा ही होता है। ठीक है, इसका लेंथ l है तो सेंटर ऑफ मास L/2 पर आएगा, मतलब ये है कि टोटल मास जो है वो L/2 पर है। सिंपल, दो एक्सिस में है, ये 2D है ना ऑब्जेक्ट, दोनों डायमेंशन पे है। ठीक है, दोनों डायमेंशन पे है। अब अगर दोनों डायमेंशन पे है तो दोनों डायमेंशन पे निकलेगा, एक्स एक्सिस का भी निकलेगा, वाई का भी निकलेगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के लिए क्या करो, मास लो, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट L/2, मास लो, मास लो, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 अपॉन टोटल मास 3m, और ये हो जाएगा तो गया mL/2 अपॉन 3m, ये नीचे आ गया 6m, mL/6m, m से m खत्म, L/6 खत्म। वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो वाई एक्सिस में देखो इसका मास m, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 प्लस इसका मास 2m, इसका कोऑर्डिनेट L, टोटल मास 2m प्लस m 3m, ये खत्म 2mL/3m, 2mL/3m, m से m खत्म 2l/3, वाई का कोऑर्डिनेट आया 2l/3। क्लियर? तो ऐसे करके अपने को निकालना है दोनों का। आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ देखो, अगर मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, ठीक है, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे, जो कि n पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन है r सेंटर ऑफ मास, उसको हम लिख सकते हैं, कोई भी एक ओरिजिन ले लो, एक पॉइंट से, एक पॉइंट से ओरिजिन ले लो, यहाँ पे इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस नाप लेंगे बस, है ना। तो क्या लिखाएगा, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 एंड तो ऑन जाएगा, ये कितना, mn/rn अपॉन ये नीचे में हो जाएगा टोटल मास, हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, m1 प्लस m2
प्लस m3 एंड सो ऑन m n, है ना? ऐसे लिख सकते हैं अपन। ठीक है, ये है। अब एक काम करो, अगर इसको मैं वेलोसिटी दे दूंगा, ये बड़े ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दे दूंगा तो सभी उसी वेलोसिटी से चलते नहीं रहेंगे। क्लियर है? तो इसलिए अब एक काम करो, वेलोसिटी देने से अच्छा इसका ना सबका तुम क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, डी बाई डी टी, और ये हो जाएगा आर सेंटर ऑफ मास। तो कितना हो जाएगा, देखो डी बाई डी टी, और ये पूरा सभी, ठीक है, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस mn rn अपॉन ये टोटल मास को हम लिख दूं, कोई डाउट नहीं है। m बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है ये सब में। देखो m1 भी बाहर निकल के जाएगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके लिए देखो, ये देखो ये dr बाई dt डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा क्या, होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ से देखो 1/m बाहर निकलेगा, ठीक है सबसे। अब देखो सबका बारी बारी से डिफरेंशिएशन होगा, तो देखो पहले में m1 निकलेगा, dr1 बाई dt निकलेगा, प्लस m2 निकलेगा, dr2 बाई dt निकलेगा, एंड सो ऑन mn निकला drn बाई dt, ऐसा कुछ होगा, ऐसे ही कुछ होने वाला है। अब देखो ये फिर से वेलोसिटी पहले का, वेलोसिटी दूसरे का, वेलोसिटी तीसरे का निकल जाएगा। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो कुछ नहीं निकलेगा, वो निकलेगा m1 वेलोसिटी पहले का, प्लस m2 वेलोसिटी दूसरे का, प्लस प्लस एंड सो ऑन mn और वेलोसिटी nth पार्टिकल का। क्लियर है? अपॉन कर दो टोटल मास, अगर वेलोसिटी निकालना है सेंटर ऑफ मास का तब। क्लियर है ये? ठीक है। वही अगर इसका भी फिर से मैं डिफरेंशिएशन कर दूं, इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दूंगा, देखो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये वेलोसिटी के लिए सेम वो आर वाला जो फॉर्मूला वही वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में एप्लीकेबल है। एक्सेलरेशन की अगर बात करें, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट अगर कर दोगे तो फाइनल रिजल्ट को मैं लिख रहा हूं, जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये निकल कर आएगा m1 a1 प्लस m2 a2 एंड सो ऑन चलते रहेगा mn an अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन mn। क्लियर है? तो ये ऐसे चलते आ रहा है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये टोटल मास है, ऐसे लिख देता हूँ ना, टोटल मास को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 एंड सो ऑन mn an। ये देखो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स ऑन पहला पार्टिकल, फोर्स ऑन दूसरा पार्टिकल एंड सो ऑन फोर्स ऑन nth पार्टिकल। ये क्लियर है? तो अगर सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाओगे तो हर एक पार्टिकल पर फोर्स लगते जाएगा, ठीक है। अलग बात है कि किसी पर कम लगेगा, किसी पर ज्यादा लगेगा, वो डिपेंड करे कंडीशनल चीज है। क्लियर है? तो ये है, समझ में आया है? ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं। दो मास का सिस्टम, एक यहां पर है जो कि 10 kg है, और ये जो है स्प्रिंग से बंधाया हुआ है, ठीक है। और यहां पर एक दूसरा मास है जो कि है 4 kg का। क्लियर है? ये 10 किलो और वो 4 किलो का। सवाल ये है कि एन इम्पल्स गिव्स अ वेलोसिटी, एक इम्पल्स है जो कि वेलोसिटी
दे रहे हैं हम 14 मीटर पर सेकंड के टू द हैवियर ब्लॉक को, मतलब ये हैवी वाले को अपन एक स्पीड दे रहे हैं, कितने का, 14 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड इसको दे रहे हैं टू द लाइटर ब्लॉक, इधर से उस तरफ वेलोसिटी दे रहे हैं अपन, कितना, 14 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। क्लियर है। द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा वो किस साइड होगा, ये है सवाल। ठीक है, ऑप्शन ए 30 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 20 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 5 मीटर प्रति सेकंड। सवाल समझ में आया। इसको एक इम्पल्स दिए हैं जिससे इसमें v वेलोसिटी जनरेट हो गई है, वो उसी की तरफ जा रही है 14 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। जब ये 14 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उधर सरकेगा तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर ऑफ मास भी सरकेगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर होगा, इधर किधर, इसको जब ऐसे दे देंगे तो उधर सरक जाएगा वो। क्लियर है, तो देखते हैं। ठीक है, चलो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, पहले का मास m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन 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 m1 प्लस m2। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू पहला 10 इंटू इसकी स्पीड 14 मीटर पर सेकंड प्लस m2 4, उसको कोई स्पीड नहीं दिए हैं, अपॉन टोटल मास 14 किलो। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल कर आएगा 10 × 40 140 बटे 14, 110 बार नहीं करते हैं, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बोलो आया क्या समझ में है, जल्दी बोलो भैया। हाँ सर। हाँ, अगला सवाल, अगला सवाल 2010 2010 2010 कॉन्सेप्चुअल सवाल है। देखो क्या है ये, दो हजार दस। देखो, टू पार्टिकल विच आर इनिशियली एट रेस्ट, दो पार्टिकल है जो कि शुरुआत में रेस्ट पर है, मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करे, अंडर द एक्शन ऑफ देयर इंटरनल अट्रैक्शन, दोनों के इंटरनल अट्रैक्शन है। ठीक है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है। क्लियर है। अब दो पार्टिकल अटैच कर रहे हैं तो हो सकता है भैया वो जो है वो चार्ज भी हो सकते हैं, और हो सकता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से भी है, कुछ भी अट्रैक्शन हो सकता है वो। ठीक है, टू देयर एक्शन ऑफ देयर इंटरनल अट्रैक्शन। इफ देयर स्पीड आर v एंड 2v, अगर इनकी स्पीड जो है एक का v है और दूसरे का 2v है, at any instant, किसी इंस्टेंट टाइम पर, then the speed of center of mass of the system will be, देखो एक कोई पार्टिकल है, एक कोई दूसरा पार्टिकल है, एक जो है ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, एक जो है v की स्पीड से, एक जो है 2v की स्पीड से मूव कर रहे हैं। ठीक है, किसी टाइम पर उनकी स्पीड ये है। ठीक है, तब ये बोला है सवाल में कि स्पीड ऑफ बिगर सेंटर ऑफ मास, ये दोनों दोनों का जो सिस्टम रहेगा, सेंटर ऑफ मास का जो सिस्टम रहेगा, सेंटर ऑफ मास जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, वो कितने स्पीड से मूव करेगा, ये बोल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला है तुम्हारा 2v की स्पीड से, ऑप्शन बी जो है वो 0, ऑप्शन सी जो है वो 1.5v, एंड ऑप्शन डी जो है वो है सिर्फ v की स्पीड से। तो बताओ बताओ। देखो फोर्स, फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स की बात होती है यहाँ पर, इंटरनल फोर्स को नहीं लेते। फोर्स जो एक्सटर्नल लग रही है वो लग रही है 0। क्लियर है। अपन जानते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये लग रहा है 0। इसका ये मतलब है कि एक्सीलरेशन जो है वो सेंटर ऑफ मास का 0 है, फोर्स 0 है। तो क्लियर है, अगर एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का 0 है तो इसके एक ही पॉसिबिलिटी ये है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है ना वो कांस्टेंट है। ये समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूं मैं। अरे एक्सीलरेशन 0, देखो फोर्स 0 है तो एक्सीलरेशन 0 होगा, ये तो परम सत्य है।
अब अगर एक्सिलरेशन जीरो है, इसके दो कंडीशन हो सकते हैं। एक्सिलरेशन जो है वो अगर जीरो आ रहा है, उसकी दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सिलरेशन कहां से आएगा। दूसरा, वेलोसिटी अपने आप में जीरो हो। तो वेलोसिटी यहाँ जीरो तो है नहीं, नहीं है ना, तो इसका एक ही मतलब ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अगर भैया एक v इधर मूव कर रहा है, टू भी एक दूसरा जो है टू वी से इधर मूव कर रहा है, टू वी से इधर मूव कर, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ मूव कर रहा है। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ पर एक्सीलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी जो है वो जीरो है यहाँ पर, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा है वो तो। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है सेंटर ऑफ मास का वो कांस्टेंट है। बोल, समझ में आया क्या। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के कल कोलिजन बताऊंगा और कोलिजन से जुड़े हुए कुछ सवाल बताऊंगा। ठीक है, अभी फोन जो है वो दम तोड़ने वाला है मेरा। तो ये जो है इसको तुम लोग अच्छे से देखना, इसके सवाल कल और बताऊंगा। सेंटर ऑफ मास को इसे एक ही दिन में नहीं खत्म करेंगे अपन, कल और पढ़ेंगे। कोलिजन बताऊंगा, इससे बेहतरीन सवाल बनता है वो बॉम्ब वगैरह वाला। ठीक है, बॉम्ब ब्लास्टिंग वाला सवाल बनता है, उसको देखेंगे। कोलिजन जो है उसको वैसे क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर में बताना रहता है, बट मैं इसमें बताने के लिए छोड़ दिया रहता है उसको। ठीक है, तो उसको अपन कल देखेंगे। चलो ठीक है, पढ़ाई करो आराम से। गुड नाइट।